ठीक है ना, हेमेंजियोब्लास्टोमा पढ़ेंगे। देखिए हेमेंजियो से आप अंदाज़ा लगा लें कि इसका ताल्लुक वेसल्स से है, ठीक है ना। हेमेंजियोब्लास्टोमा को मैं HB लिखता हूँ, सही है ना। याद रखें ये एक बिनाइन ट्यूमर है CNS का, और ये वेस्कुलर ट्यूमर है CNS का, और यानी कि इसकी जो ओरिजिन है वो वेस्कुलर ओरिजिन है, ठीक है ना। एक बात हो गई, देखें याद रखें हेमेंजियोब्लास्टोमा जो है एडल्ट पोस्टीरियर फोसा का मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर है। एडल्ट, अगर MCQ आ जाए कि बताओ भाई एडल्ट पोस्टीरियर फोसा का मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर, तो आपने हेमेंजियोमा पे क्लिक करना है, ठीक है ना। और साथ साथ ये क्या है, ये इंट्रा एक्सियल ट्यूमर भी है, ठीक है। याद रखें मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर तो है, लेकिन ये साथ में इंट्रा एक्सियल भी है, और इसकी साइड कौन सी है, साइड एडल्ट पोस्टीरियर फोसा है, ठीक है ना। अब देखें पोस्टीरियर फोसा में कौन होता है, सिरिबेलम, ठीक है, सिरिबेलम होता है। तो उस हिसाब से अगर MCQ में आ जाए कि मोस्ट कॉमन इंट्रा एक्सियल प्राइमरी CNS ट्यूमर ऑफ सिरिबेलम बोलें तो भी हेमेंजियोब्लास्टोमा ही आंसर आएगा। अगर सिरिबेलम की जगह APF एंटीरियर एडल्ट पोस्टीरियर फोसा ऑफ द एडल्ट, ये ए से एंटीरियर ना समझना, दिस इज़ नॉट एंटीरियर, ये एडल्ट है, ठीक है ना, ए एडल्ट पोस्टीरियर फोसा, ठीक है, तो भी सिरिबेलम आएगा। अब देखिए अगर ये ट्यूमर सिरिबेलम में होता है तो क्या करेगा, ये एक क्लिनिकल फीचर इसका सिरिबेलर डिसफंक्शन भी होगा, ठीक है ना। अब देखिए हेमेंजियोब्लास्टोमा जो है, हेमेंजियोब्लास्टोमा बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। एबंडेंट इसमें थिन वॉल्ड वेस्कुलर चैनल्स होते हैं इस तरह के, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इरिथ्रोपोएटिन सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, ठीक है। तो पॉलीसाइथीमिया जो है, पॉलीसाइथीमिया देखें, एक बात याद रखें कि जो पॉलीसाइथीमिया है इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वॉन हिप्पो-लिंडोफ सिंड्रोम। क्यों, क्योंकि EPO सिक्रेशन होती है इसमें, कहाँ से, हेमेंजियोब्लास्टोमा करता है और रेनल सेल कार्सिनोमा करता है। याद रखें हेमेंजियोब्लास्टोमा भी और रेनल सेल कार्सिनोमा भी दोनों के दोनों एसोसिएटेड होते हैं वॉन हिप्पो-लिंडोफ सिंड्रोम के साथ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, हेमेंजियोब्लास्टोमा जो है एक बिनाइन ट्यूमर है। अच्छा, अब अगर ये हिमेंजियो है तो इसका मतलब ये है कि इसका ज़रूर कोई वेसल से ताल्लुक़ होगा। तो इसमें क्या होती हैं, एबंडेंट थिन वॉल्ड वेस्कुलर चैनल्स होती हैं इस तरह की, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इरिथ्रोपोएटिन सिक्रीशन होती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होती है, ठीक है। अब देखिए हेमेंजियोब्लास्टोमा जो है, हेमेंजियोब्लास्टोमा 20% ये एसोसिएटेड होता है वॉन हिप्पो-लिंडोफ के सिंड्रोम के साथ, 80% ये सुपोरेडिक होता है, 20% वॉन हिप्पो-लिंडोफ सिंड्रोम के साथ ये एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड विथ AW, ठीक है। अब वॉन हिप्पो-लिंडोफ सिंड्रोम में हेमेंजियोब्लास्टोमा के अलावा, यानी कि सेरिबेलर हेमेंजियोब्लास्टोमा के अलावा क्या क्या एसोसिएशंस होती हैं, इसमें रेटिनल एंजियोमास होती हैं, रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, इसमें रीनल सिस्ट होती है, फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, एपिडिडिमल नोड्यूल होता है, ठीक है, या ट्यूमर बोल दें, एंडोलिम्फेटिक सेक ट्यूमर होता है, और पैंक्रियाटिक सिस्ट होता है, ठीक है ना। अब इस सब को याद करने के लिए निमोनिक क्या है, क्योंकि देखें ये स्किन में भी पूछी जाती है वॉन हिप्पो-लिंडोफ सिंड्रोम, मेडिसिन में भी पूछी जाती है, पैथोलॉजी में भी और सर्जरी में भी पूछी जाती है, तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो निमोनिक ये है कि HB कहता हूँ ना मैं इसको, हेमेंजियोब्लास्टोमा को, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, होंडा बॉय, ठीक है, होंडा बॉय जैसा कि मैं, ठीक है। अब होंडा बॉय करता है अपनी कार से, क्या करता है, पीप करता है, ठीक है, होंडा बॉय अपनी कार से पीप करता है। तो ये देखें, C से सेरिबेलर हेमेंजियोमास, A से एंजियोमा यानी कि रेटिनल एंजियोमास, R से RCC एंड रीनल सिस्ट,
पी से फियोक्रोमोसाइटोमा, ई से एपिडिडिमल नोड्यूल, ई से एंडोलिम्फेटिक सैक ट्यूमर और पी से पेंक्रियाटिक सिस्ट। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। ये वॉन हिपल-लिंडर्फ सिंड्रोम की एसोसिएशंस हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हम MCQ करते चलते हैं। देखिए, सेरिबेलर हेमेंजियोमास एंड रेटिनल ट्यूमर्स आर सीन इन, ये क्या कहता है, सेरिबेलर हेमेंजियोमास एंड रेटिनल ट्यूमर्स आर सीन इन, ठीक है ना, आर सीन इन वॉन हिपल-लिंडर्फ सिंड्रोम, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस या न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2। तो हमारा आंसर वॉन हिपल-लिंडर्फ सिंड्रोम, हमारा ए हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है ना। दूसरा MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वॉन हिपल-लिंडर्फ सिंड्रोम इज ट्रू। तो इसका ये आंसर है, क्रेनियोस्पाइनल हेमेंजियोब्लास्टोमा आर कॉमन इन वॉन हिपल-लिंडर्फ सिंड्रोम। फिर एक और MCQ है कि CNS ट्यूमर इन वॉन हिपल-लिंडर्फ सिंड्रोम इज सेरिब्रल हेमेंजियोब्लास्टोमा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर्स में बी मैलिग्नेंट एक्सेप्ट हेमेंजियोब्लास्टोमा, ये भी आंसर है हेमेंजियोब्लास्टोमा। हेमेंजियोब्लास्टोमा हमने कहा था ना कि ये बिनाइन है, बाकी सारे ये देखें ग्लायोमा, बेस्ट्रोसाइटोमा, एपेंडाइमोमा, ये सारे मैलिग्नेंट हैं। ठीक है ना। अब हेमेंजियोब्लास्टोमा की क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो देखें, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, दिस इज़ मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर एंड मोस्ट कॉमन साइट क्या है इसकी, सेरिबेलम है। तो इसमें क्या होगा, सेरिबेलर डिसफंक्शन होगा। ठीक है ना, तो सेरिबेलर डिसफंक्शन होगा और इसकी जितनी भी अलामात हैं वो आएंगी। इसी तरह फिर हाइड्रोसेफलस होगा, इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से हेडेक होगा, और इंक्रीज्ड इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन की वजह से सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया होगा। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं हेमेंजियोब्लास्टोमा के। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द डायग्नोसिस इज MRI। जैसा कि मैंने कहा था कि ब्रेन के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRI है लास्ट वीडियो में। इसी तरह MRI में नज़र क्या आएगा आपको, MRI में ये एक सिस्टिक ट्यूमर नज़र आएगा विथ नॉन इन्हांसिंग वॉल एंड इन्हांसिंग म्यूरल नोड्यूल। ठीक है, इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। यहाँ पे सारा ब्लैक 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 होके म्यूरल नोड्यूल सा आपको नज़र आएगा बीच में। ठीक है, और इसकी मैं आपको अभी MRI दिखाता हूँ। ठीक है ना, ये देखें, ये MRI है ब्रेन की, करीब से देखें तो ये सिस्टिक आपको वॉल नज़र आ रही है जो कि नॉन इन्हेंसिंग है। ये बात ब्लैक सारा यहाँ से यहाँ तक नॉन इन्हेंसिंग है, लेकिन इसके अंदर जो नोड्यूल नज़र आ रहा है ये म्यूरल नोड्यूल कहते हैं जो कि इन्हेंसिंग आपको नज़र आ रहा है। तो ये हेमेंजियोब्लास्टोमा की जो है MRI है। ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा, सिस्टिक ट्यूमर, नॉन इन्हांसिंग वॉल एंड इन्हांसिंग म्यूरल नोड्यूल। ठीक है, याद रखें, मैंने आपको यहाँ पे कहा था ना ये इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेट करता है। तो इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कह सकते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कहते हैं इसको, कि दिस ट्यूमर इज़ एसोसिएटेड विथ इरिथ्रोसाइटोसिस। ये भी MCQ है। ठीक है, ये पैथोलॉजिकल है, एरिथ्रोसाइटोसिस होती हैं और एबंडेंट थिन वॉल्ड वेस्कुलर चैनल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा देखिए, MRI के बाद जो ट्रीटमेंट करेंगे हम, इसमें हम ट्रीटमेंट करेंगे इन ब्लॉक सर्जिकल एक्सीजन करेंगे किसकी, म्यूरल नोड्यूल की। वो जो म्यूरल नोड्यूल है जहाँ पे आपको नज़र आ रहा था, इसकी हम सर्जिकल एक्सीजन करेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा एक और चीज़ याद रखें, ये सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया है ना, तो इसको आप एज ए निमोनिक जो है, एज ए निमोनिक आप क्या कहेंगे, 20, सेकेंडरी को आप 20 बना लें। तो 20% केसेस में ये पोलीसाइथीमिया होता है हेमेंजियोब्लास्टोमा में, सब में होना लाजमी नहीं है। ठीक है ना, अभी हम करेंगे ग्लायोमास। देखिए, ग्लायोमास जो हैं डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। कहाँ बताया था, मैं आपको बताता हूँ, आपको मैंने ग्लायोमास बताए थे यहाँ पे। ठीक है ना, देखें WHO क्लासिफिकेशन में जो ग्लायोमास हैं वो हैं एस्ट्रोसाइटोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, एपिंडाइमोमा और कोराइड प्लेक्सस ट्यूमर। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने वही चीज़ें दोबारा लिखी हैं, एस्ट्रोसाइटोमा जिसको मैं AC बोलता हूँ, और ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा जिसको मैं ODG बोलता हूँ, एपेंडाइमोमा जिसको मैं सिर्फ AE बोलता हूँ, या और फिर कोराइड प्लेक्सस ट्यूमर जिसको मैं CPT बोलता हूँ। तो सबसे पहले 1 बाय 1 ये करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं एस्ट्रोसाइटोमा। ठीक है, एस्ट्रोसाइटोमा देखें, ये एक ग्लायोमा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, अब नाम से पता चलता है कि ये एस्ट्रोसाइट है। ठीक है ना, एस्ट्रोसाइट और एस्ट्रोसाइटोमा। ठीक है, एस्ट्रो
एस्ट्रोसाइट सेल्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पूरी डिटेल से पढ़ा है, जिसमें न्यूरोग्लाया की वीडियो जो है हमारी, ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो अब ये निकलता है एस्ट्रोसाइट्स से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। अब देखें जो एडल्ट्स में एक एस्ट्रोसाइटोमा, किड्स के एस्ट्रोसाइटोमा में कुछ डिफरेंसेस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोकेशन की बात करें तो एडल्ट्स में ये सुप्राटेंटोरियल होता है एस्ट्रोसाइटोमा, जबकि किड्स में इंफ्राटेंटोरियल होता है, यानी कि टेंटोरियम से नीचे क्या होता है, सेरिबेलम, टेंटोरियम से ऊपर। अब अगर सुप्राटेंटोरियल होता है तो इसकी मोस्ट कॉमन साइट, टेंटोरियम से ऊपर इसकी मोस्ट कॉमन कौन सी साइड है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि एडल्ट्स में सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये होगा, ठीक है। इसी तरह अब मोस्ट कॉमन साइट अगर किड्स में इंफ्राटेंटोरियल ये होता है तो इंफ्राटेंटोरियली मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी इसकी, सेरिबेलम, ठीक है। किड्स में ये सेरिबेलम में होता है एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। अच्छा एडल्ट्स में ये हाई ग्रेड होता है, किड्स में ये लो ग्रेड होता है, ठीक है। अच्छा अब मोस्ट कॉमन टाइप की बात करें तो एडल्ट्स में जो एस्ट्रोसाइटोमा होता है वो हाई ग्रेड होता है और उसको हम क्या कहते हैं, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे। किड्स में जो एस्ट्रोसाइटोमा होता है वो लो ग्रेड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। पाइलोसिटिक निमोनिक, पालो छोटे को कहते हैं, तो छोटू में ये पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा होता है। अच्छा अब जो GBM होता है, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे, ये मोस्ट मलिग्नेंट होता है एमंग एस्ट्रोसाइटोमास, ठीक है। तो इसकी वर्स प्रोग्नोसिस होती है, जबकि किड्स में जो पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा होता है उसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है एमंग एस्ट्रोसाइटोमास। ठीक है। अब देखिए जो एस्ट्रोसाइटोमा है इसकी एक ख़ास बात ये होती है कि इसमें ट्यूमर क्या करता है, इंक्रोच करता है या इन्फिल्ट्रेट करता है सराउंडिंग ब्रेन को, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट में फिर ऐसे ट्यूमर की ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, साइटो रिडक्टिव सर्जरी करते हैं, CRS साइटो रिडक्टिव सर्जरी, यानी कि हम क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्यूमर को, ठीक है ना। और फिर पोस्ट ऑपरेटिवली हम पेशेंट को फिर एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी देते हैं, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। लेकिन सारे एस्ट्रोसाइटोमास इंक्रोचमेंट नहीं करते, ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शंस क्या हैं, एक्सेप्शंस वेयर देयर इज़ नो इन्फिल्ट्रेशन और नो इंक्रोचमेंट, वो हैं हमारे पास पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा और प्लियोमॉर्फिक ज़ैंथो एस्ट्रोसाइटोमा। इन दोनों में इंक्रोचमेंट नहीं होती, ठीक है ना। तो हाई ग्रेड जो एस्ट्रोसाइटोमा होता है, हाई ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा होता है, उसकी जो स्पेशल फीचर्स हैं वो क्या है, हाइपर सेलुलरिटी, ठीक है ना, एक, और न्यूक्लियर एटीपिया 2, और 3 क्या है, ये एंडोवेस्कुलर हाइपरप्लेजिया, ये 3 फीचर्स हैं हाई ग्रेड जो है हाई ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा की, ठीक है ना। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखें स्पेशली ये ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे के बारे में कि ये एक एस्ट्रोसाइटोमा है ना, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे एक एस्ट्रोसाइटोमा है, तो इसके बारे में पूछा जाता है कि अ ट्यूमर वाज रिमूव फ्रॉम द ब्रेन ऑफ अ पेशेंट, व्हाट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे, ठीक है, ऑन पैथोलॉजी, स्पेशली ऑन पैथोलॉजी यूनिक फीचर क्या है, तो ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे की पैथोलॉजिक फीचर है नेक्रोसिस, याद रखें, और दिस नेक्रोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे। अब देखें कि WHO क्लासिफिकेशन ऑफ एस्ट्रोसाइटोमा क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो WHO क्लासिफिकेशन ऑफ एस्ट्रोसाइटोमा से हैं, देखें इसमें टोटल 4 ग्रेड्स हैं, 4 ग्रेड्स, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ठीक है ना। ग्रेड 1 जो है उसको हम पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा बोलते हैं और ये किड्स में होता है, ठीक है। और याद रखें ये इट डज़ नॉट इन्फिल्ट्रेट द सराउंडिंग ब्रेन, सो नो नीड ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी, सफिशेंट इज़ रेडिकल रिजेक्शन, यानी सर्जरी अलोन इज़ सफिशेंट फॉर दिस, ठीक है। ग्रेड 2 जो है वो लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा होता है, ये किड्स में भी हो सकता है, यंग एडल्ट्स में भी हो सकता है, ठीक है।
और क्या है ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है इसकी, सीजर्स है, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट में हम इसकी क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या फिर प्लस माइनस सर्जरी है। याद रखें ये प्लस माइनस सर्जरी है। इसी तरह ग्रेड 3 जो है एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा बोलते हैं इसको। स्पेशल फीचर क्या है, एमआरआई में ये इरेगुलर इन्हांसमेंट शो करती है। एमआरआई मिल गया तो मैं आपको दिखा दूंगा, इरेगुलर इन्हांसमेंट, ठीक है। इसी तरह इट इन्फिल्ट्रेट्स द सराउंडिंग टिश्यू, सो साइटोरेडक्टिव सर्जरी के साथ साथ एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी भी इसमें ज़रूरत होती है थर्ड में, ठीक है। ग्रेड 4 जो है, ग्रेड 4 को हम ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे बोलते हैं। अच्छा, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में जाने से पहले देखें यहाँ पे एक और बात याद रखें जो मैंने पहले भी बताई है, लेकिन याद रखें कि डज़ नॉट इन्फिल्ट्रेट का मतलब ये है कि अगर इन्फिल्ट्रेट कर ही नहीं रहा है तो फिर हमें रेडियोथेरेपी देने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। इसीलिए सर्जरी अलोन इज़ एनफ, रेडिकल रिजेक्शन इज़ एनफ फॉर पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा। दूसरा निमोनिक यहाँ पे याद रखें कि G2 है ना, ग्रेड 2, इसमें दोनों किड्स में और यंग में दोनों में ये होता है। पाइलोसिटिक देखें किड्स में था, ग्रेड 2 दोनों में किड्स में भी और यंग में भी होता है, ठीक है। तो अब करते हैं ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है जो कि ग्रेड 4 है, ठीक है ना। ये ग्रेड 4 जो है याद रखें कि इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एस्ट्रोसाइटोमा है इन एडल्ट्स में भी और ओवरऑल भी ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है, ठीक है। याद रखें अगर ठीक है, तो ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म जिसको हम बटरफ्लाई ट्यूमर भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई ट्यूमर, ये मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एस्ट्रोसाइटोमा इन एडल्ट्स एंड ओवरऑल, तो आप कहेंगे ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे या फिर मल्टीफॉर्म, ठीक है। इसी तरह कोई पूछे इफ़ आस्क मोस्ट कॉमन एस्ट्रोसाइटोमा इन किड्स, तो आपको पहले भी पता है ये पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा है। मोस्ट कॉमन एस्ट्रोसाइटोमा इन एडल्ट्स पूछे तो ये ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है। बट याद रखें अगर पूछे कि मोस्ट कॉमन ओवरऑल इन एज इज़ नॉट गिवन, ठीक है ना, एज इज़ नॉट गिवन, तब भी ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म टॉप पे है, ठीक है। मोस्ट मलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा पूछे तब भी ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है। वर्स्ट प्रोग्नोसिस वाला पूछे तो भी ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। इसको मैं कभी कभी मल्टीफॉर्मे बोलता हूँ, कभी मल्टीफॉर्म बोलता हूँ, उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसी तरह गुड प्रोग्नोसिस क्या है, पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। अब देखें पैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें याद रखें कि देखिए ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में क्या होता है, एंडोथीलियल प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है ना, एंडोथीलियल प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है ना। तो एक तो एंडोथीलियल प्रोलिफरेशन होती है, दूसरी व्हाट इज़ मैंडेटरी फॉर द डायग्नोसिस अगर पूछे तो नेक्रोसिस आप कहेंगे, ठीक है ना। इसमें व्हाट काइंड ऑफ नेक्रोसिस पूछे तो आपने सेंट्रल नेक्रोसिस बोलना है, ठीक है, सेंट्रल नेक्रोसिस। एंड ऑन एमआरआई क्या होता है, इसमें रिंग इन्हांसमेंट होती है, ठीक है ना, रिंग इन्हांसमेंट लेयन होता है, इसमें रिंग इन्हांसमेंट लेयन होता है, ठीक है। एब्सेस में भी रिंग इन्हांसमेंट लेयन होता है, आपको याद है, ठीक है। तो रिंग इन्हांसमेंट लेयन होता है ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में, ठीक है ना। तो ये देखें ये ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में है। एमआरआई में ये देखिए आपको सेंट्रल नेक्रोसिस नज़र आ रही है, ठीक है, ये देखें यहाँ पे सेंट्रल नेक्रोसिस नज़र आ रही है और रिंग इन्हांसमेंट नज़र आ रही है बाहर से, ठीक है। यहाँ पे भी देखें सेंट्रल नेक्रोसिस, रिंग इन्हांसमेंट। ये ट्यूमर जो है देखें ये क्रॉस करता है मिड लाइन को, ऐसे क्रॉस करता है मिड लाइन को, ये देखें यहाँ पे इसने मिड लाइन को क्रॉस किया हुआ है और ये बटरफ्लाई टाइप लगता है, इसीलिए इसको बटरफ्लाई ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ट्यूमर जो कि GBM जो है वो क्रॉस करता है मिड लाइन को और इट लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई, जिसकी वजह से इसको बटरफ्लाई ट्यूमर भी बोलते हैं। याद रखें जो GBM है ना, GBM की एज, पेशेंट्स एज क्या है, ये होता है 50 इयर्स से अबव पेशेंट्स में ये होता है, ठीक है ना। कितने पेशेंट्स में ये होता है, ये ओल्डर पेशेंट्स में होता है और एज क्या है, एज ग्रेटर देन 50 इयर्स में ये ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में होता है, ठीक है।
ठीक है ना। तो ये अक्सर आ जाते हैं। दो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस याद रखें। एक ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म की एमआरआई जो कि मैंने आपको दिखा दी, जिसमें क्या होता है सेंट्रल नेक्रोसिस और रिंग लाइक इन्हांसमेंट, जिसको बटरफ्लाई ट्यूमर बोलते हैं। दूसरा मेनिंजियोमा, हम आगे पढ़ेंगे। मेनिंजियोमा में एक ड्यूरल टेल साइन होता है, वो कैसा होता है, ठीक है ना। ये देखें, ये एमआरआई है मेनिंजियोमा की, इसमें देखें ड्यूरल टेल साइन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपने ज़रूर याद करने हैं, ठीक है। ये मेनिंजियोमा है, दिस इज़ नॉट ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। ठीक है। अब देखिए मैनेजमेंट की बात करें ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म की, तो ठीक है ना। ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म की या एस्ट्रोसाइटोमा की देखें, साइटो रिडक्टिव सर्जरी करते हैं और एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी करते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी डेफिनेटली सब में एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी नहीं करते, जिसमें फॉर एग्जांपल पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा है, इसमें एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी नहीं देते क्योंकि ये इंक्रोचमेंट नहीं करता। याद रखें मलिग्नेंट ग्लायोमा में जो कीमोथेरेपी की बात है वो हम कौन कौन सी देते हैं, उसमें एजेंट्स हमारे पास कार्मस्टीन होता है और सिस्प्लाटिन होता है। एक नई ड्रग है जिसको हम क्या कहते हैं टिमोजोलामाइड, ये भी देते हैं। टिमोजोलामाइड देखें, टिमोजोलामाइड हम कहाँ देते हैं, न्यूली डायग्नोज ट्यूमर में, ठीक है, और रिकरेंट जीबीएम में। न्यूली डायग्नोज ट्यूमर और रिकरेंट जीबीएम में हम टिमोजोलामाइड देते हैं। यहाँ से याद रखो कि ये रिकरेंस भी होती है जीबीएम की, ठीक है। याद रखें नॉट ओनली इन जीबीएम वी गिव टिमोजोलामाइड, बल्कि ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा में भी हम टिमोजोलामाइड देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है ना। अगर हम मीडियन सर्वाइवल टाइम की बात करें तो पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा का जो पेशेंट है वो मीडियन सर्वाइवल की बात करें तो पाइलोसिटिक ग्रेड 1 8 से 10 साल तक जाता है। ग्रेड 2 जो है ग्रेड 2 वो 7 से 8 साल तक जाता है। अच्छा, ग्रेड 3 जो है ग्रेड 3 वो 2 से 3 साल तक जाता है। और ग्रेड 4 जो है इसमें तो महीने होते हैं, ठीक है ना। लेस देन 1 ईयर इसकी क्या है, ओवरऑल सर्वाइवल टाइम कितनी हो सकती है 13.6 मंथ्स या लेस देन 1 ईयर, ये सर्वाइवल टाइम है, ठीक है। सारे के सारे जो है एस्ट्रोसाइटोमास का सर्वाइवल टाइम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, जिसको हम क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ ओडीजी, ठीक है। ये एक ग्लायोमा है। ग्लायोमा की टाइप्स मैंने पहले बताई थी आपको, ठीक है। ये देखें ग्लायोमास आर असल में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं ये ग्लायोमास, ठीक है ना। और इनमें से एस्ट्रोसाइटोमास, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास, एपिंडाइमोमा और कोरॉइड प्लेक्सस ट्यूमर इनमें शामिल है, ठीक है। बाकी आप भी इधर भी देख के बाकी भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा है जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 10% ऑफ द ग्लायोमास। ये कैसे याद रखेंगे, ओडीजी के साथ ये 1 लगा दें तो ये जो 10% है ना, ये 10% बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट क्या है ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा की, फ्रंटल लोब, ठीक है ना, फ्रंटल लोब है। अब मोस्ट कॉमन जेनेटिक अल्ट्रेशन क्या है, लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 19q फॉलोड बाय 1p। ये जो है कॉमन जेनेटिक एसोसिएशन है ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा के साथ, ठीक है ना। तो देखिए ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा में अक्सर नंबर्स आ रहे हैं 10 जो कि यहाँ पे था 10% दिखा रहा है, और 19q दिखा रहा है, 1p दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, जिनमें ये लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 19q और ग्रेटर 19q फॉलोड बाय 1p हो एसोसिएशन होती है ना, जो अल्ट्रेशन है जेनेटिक अल्ट्रेशन, उन इंडिविजुअल्स में ये बेटर प्रोग्नोसिस दिखाता है। और दूसरी बात ये रोबस्ट रिस्पांस दिखाता है, किसके लिए, किस एजेंट के लिए, टिमोजोलामाइड के लिए, ठीक है। रोबस्ट रिस्पांस दिखाता है टिमोजोलामाइड के लिए, ठीक है। अगर हम हिस्टोपैथोलॉजिक फीचर्स की बात करें ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा की, तो इसमें फ्राइड एग साइटोप्लाज्म नज़र आता है, इसमें चिकन वायर वेस्कुलेचर नज़र आती है,
और इसमें कैल्सिफिकेशंस नज़र आती हैं। इसका निमोनिक क्या है, यानी कि पहले तो याद रखें ये एक नॉन वेज ट्यूमर है, ओग इज़ नॉन वेज ट्यूमर, ठीक है। अब देखें ओज या ओग बोलो, ओज एज अ साउंड बोलो तो ओज इज़ नॉन वेज, ठीक है। अब देखें कि इसको कैसे याद रखें, देखें ODG है ना, इज इक्वल टू 3 लेटर्स ऑफ एग, ठीक है, याद रखें। अब एग क्या है, कौन देता है एग, चिकन। एग से क्या याद आएगा हमें, फ्राइड एग, फ्राइड एग साइटोप्लाज्म। अब एग कौन देता है, चिकन। चिकन में क्या है, चिकन वायर वेस्कुलेचर से आप चिकन से आप चिकन वायर वेस्कुलेचर याद रखेंगे। और फिर एग के आसपास इर्द गिर्द क्या होता है, शेल। शेल किस चीज़ से बना होता है, कैल्शियम, कैल्शियम की कैल्सिफिकेशन से। तो कैल्सिफिकेशंस भी इसमें आपको नज़र आएंगी, ठीक है ना। तो ये फीचर्स हैं किसकी, ODG, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा की, ठीक है। अब देखिए मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा की, वो है सीजर्स, फिट्स के साथ पेशेंट्स आते हैं। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है फॉर द डायग्नोसिस। अब यहाँ पे दो चीज़ें याद रखें, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द डायग्नोसिस MRI है, जबकि अब देखिए हमने कहा था ODG में कैल्सिफिकेशंस होती हैं। जब हमने कैल्सिफिकेशंस डिस्कस किए थे तो हमने क्या कहा था, कैल्सिफिकेशंस हमने डिस्कस किए थे तो कॉम निमोनिक बनाया था COME, क्रेनियोफेरिंजियोमा, ओ से ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, M से मेनिंजियोमा और E से एपिंडाइमोमा, ठीक है। देखें क्रेनियोफेरिंजियोमा, ऑल ऑफ द क्रेनियोफेरिंजियोमास हैव calcifications, 90% of the oligodendrogliomas have calcifications और 20 to 25% of the meningiomas have calcifications और इससे भी कम एपेंडाइमोमा की है, ठीक है। तो कम निमोनिक याद रखें, C इज़ ग्रेटर देन O इज़ ग्रेटर देन M, ठीक है। अच्छा दूसरा, वैसे ये E मैंने यहाँ पे खुद लगाया था, कहीं मैंने पढ़ा था, ठीक है, ये कंफर्म तो ही खुद। अच्छा अब देखें कि फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस इज MRI, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर टू चेक द कैल्सिफिकेशंस, ठीक है ना, ये है CT में कैल्सिफिकेशंस आप तुमको नजर आएंगे, और कितने में नजर आएंगे, 90% ऑफ द पेशेंट्स में आपको नजर आएंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें, सर्जिकल एक्सीजन हम करेंगे और कीमोथेरेपी देंगे। कीमोथेरेपी में हम कौन कौन सी कीमोथेरेपी देते हैं, PVC निमोनिक याद रखें, प्रोकार्बाजिन, विनक्रिस्टीन और CCNU जिसको हम लोमस्टीन भी बोलते हैं, कुकुनोकू, ठीक है। जब ये हमने एक जो है ना, एक का निमोनिक में आके ये हमने मुर्गा भी डाल दिया जो कुकुनोकू करती है, एग डालने के बाद, चलो मुर्गी खुद एग डालने के बाद कुकुनोकू करती है, ठीक है। तो इसको लो मस्ती, ये लो मैंने एग दे दिया, ठीक है, लो मैंने एग दे दिया कुकुनोकू, ठीक है। तो इस तरह आप याद रखें। अच्छा उसके बाद देखिए लॉस ऑफ जो जेनेटिक अल्ट्रेशन मैंने बताया था कि लॉस ऑफ क्रोमोसोम नंबर 19Q फॉलोड बाय 1P जिनमें होता है, उनमें बेटर प्रोग्नोसिस और रोबस्ट रिस्पांस टू क्या कहा था, टीमोजोलोमाइड, ठीक है ना। याद रखें ये टीमोजोल एमाइड नहीं है, दिस इज़ नॉट एमाइड, दिस इज़ टीमोजोलोमाइड, ठीक है। तो हम क्या देते हैं साथ में कीमोथेरेपी के एजेंट, टीमोजोलोमाइड भी देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एपेंडाइमोमा। एपेंडाइमोमा एक ग्लायोमा है, ठीक है ना, ग्लायोमा है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ठीक है ना। यहाँ पे देखें ग्लायोमास जो हैं, ग्लायोमास एस्ट्रोसाइटोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, एपेंडाइमोमा और कोराइड प्लेक्सस ट्यूमर, इन सबको ग्लायोमास, और ग्लायोमास फिर क्या है, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स है। बाकी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स भी आप देख सकते हैं, GPMN मैंने निमोनिक रखा हुआ था इसका, ठीक है ना। अब देखिए एपेंडाइमोमा मैंने कहा एक ग्लायोमा है, और याद रखें इट अराइजेस फ्रॉम एपिंडिमल लाइनिंग्स। एपिंडिमल लाइनिंग्स कहाँ की एपिंडिमल लाइनिंग्स, सेरिब्रल हेमिस्फेयर की एपिंडिमल लाइनिंग से, और रेमिनेंट्स ऑफ सेंट्रल कैनाल और इन स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों जगहों की एपिंडिमल लाइनिंग से कौन निकलता है, एपेंडाइमोमा निकलता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एपेंडाइमोमा इन किड्स इज 4th वेंट्रिकल, ठीक है ना, याद रखें किड्स में ये 4th वेंट्रिकल से निकलता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एपेंडाइमोमा इन एडल्ट्स में क्या है, एडल्ट्स में फाइलम टर्मिनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है। देखें मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ एडल्ट्स क्या है, MPE,
मिक्सोपेपिलरी एपिंडाइमोमा जिसको बोलते हैं। और मिक्सोपेपिलरी एपिंडाइमोमा की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? फाइलम टर्मिनल ऑफ लंबोसेक्रल रीजन, ठीक है ना। ठीक है, अब देखें जो ट्यूमर है ये एपिंडाइमोमा जो है, ये एपिंडाइमोमा क्लोज रिलेशन में होता है रिलेटेड टू एपिंडिमल लाइनिंग्स और फोर्थ वेंट्रिकल की ये क्लोज रिलेशन में होता है, ठीक है ना। फोर्थ वेंट्रिकल में भी एपिंडिमल लाइनिंग ही होती है, ऐसी बात नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ क्या होता है? CSF मीन्स इट इज़ इन क्लोज रिलेशन टू CSF, ठीक है ना। CSF इज सेक्रेटेड बाय कोरॉइड प्लेक्सस के इर्द एपिंडिमल लाइनिंग्स होती हैं, ठीक है ना। अब जो CSF है, CSF अगर ये ट्यूमर इन क्लोज रिलेशन टू CSF है तो इसका मतलब ये है कि इसका CSF स्प्रेड भी होगा। और जब हमने कहा था कि एनी ट्यूमर विथ CSF स्प्रेड हो तो उसको हम क्रेनियोस्पाइनल इरेडिएशन देते हैं, ठीक है ना। डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस अगेन MRI है एपिंडाइमोमा में भी। और अब मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सर्जरी करते हैं, मैक्सिमल रिजेक्शन करते हैं प्लस एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी के साथ CSF स्प्रेड के लिए क्रेनियोस्पाइनल इरेडिएशन देते हैं। तो ये था एपिंडाइमोमा, ठीक है, एपिंडाइमोमा।